दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप अपने पार्टनर के ठीक बगल में बैठे हैं, हाथ शायद एक दूसरे के पास हैं, लेकिन फिर भी आप दोनों के बीच मीलों की दूरी है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि एक छोटी सी बहस, जैसे गीला तौलिया बिस्तर पर क्यों छोड़ा, अचानक एक बहुत बड़े झगड़े में बदल गई हो और आपको समझ ही नहीं आया कि बात यहां तक कैसे पहुंची? और उस झगड़े के बाद जब आप करवट बदल कर लेटे, तो आपके सीने में एक अजीब सा डर, एक खालीपन महसूस हुआ, जैसे आप दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं। अगर आपने ये महसूस किया है, तो आप अकेले नहीं हैं। और आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं, वो सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि वो एक नक्शा है, उस अकेलेपन से बाहर निकलकर एक गहरे और सुरक्षित प्यार की तरफ वापस आने का। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे डॉक्टर सू जॉनसन की लाइफ चेंजिंग किताब होल्ड मी टाइट के बारे में। ये किताब सिर्फ ये नहीं बताती कि झगड़ा कैसे बंद करें, बल्कि ये बताती है कि हम झगड़ते ही क्यों हैं और कैसे हम अपने पार्टनर के साथ एक ऐसा रिश्ता बना सकते हैं जो जिंदगी भर हमारी ताकत बने। सबसे पहले हमें प्यार के बारे में अपनी पुरानी सोच को बदलना होगा। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि प्यार एक मिस्ट्री है, प्यार का कोई लॉजिक नहीं होता, या फिर सच्चा प्यार वो है जहां आपको किसी की जरूरत ना हो, आप इंडिपेंडेंट हो। डॉक्टर सू जॉनसन कहती हैं, ये सब गलत है। प्यार कोई जादू नहीं है, प्यार एक सर्वाइवल कोड है। जैसे हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, वैसे ही हमारे दिमाग को जुड़ाव यानी कनेक्शन चाहिए। इस किताब का पूरा आधार अटैचमेंट थ्योरी पर है। आसान भाषा में कहें तो हम इंसान इस तरह डिज़ाइन किए गए हैं कि हम अकेले नहीं रह सकते। हमें एक ऐसे इंसान की ज़रूरत होती है जिस पर हम भरोसा कर सकें, जिसे हम पुकार सकें। अक्सर लोग कहते हैं, अरे अपने पार्टनर पर इतना डिपेंड मत हो, ये कमज़ोरी है। लेकिन ये किताब हमें समझाती है कि इफ़ेक्टिव डिपेंडेंसी ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जब आप जानते हैं कि कोई आपके पीछे खड़ा है जो आपको गिरने नहीं देगा, तभी आप दुनिया में बाहर जाकर पहाड़ तोड़ सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं। जो लोग अपने रिश्तों में सुरक्षित महसूस करते हैं, वे जिंदगी में ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। तो फिर गड़बड़ कहाँ होती है? हम उन लोगों से क्यों लड़ते हैं जिन्हें हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं? दोस्तों, इसे ध्यान से सुनिएगा। जब आप अपने पार्टनर से लड़ रहे होते हैं, चाहे वो पैसों को लेकर हो, बच्चों को लेकर हो या घर के काम को लेकर, असल में आप उन चीज़ों के लिए लड़ ही नहीं रहे होते। डॉक्टर जॉनसन कहती हैं कि हर झगड़े के नीचे एक ही सवाल छुपा होता है, और वो सवाल है, क्या तुम मेरे लिए मौजूद हो? क्या मैं तुम्हारे लिए मायने रखता हूं? अगर मैं तुम्हें आवाज़ दूं तो क्या तुम आओगे? जब हमें इन सवालों का जवाब ना में मिलता है, या हमें लगता है कि हमारा पार्टनर हमसे दूर जा रहा है, तो हमारा दिमाग प्राइमल पैनिक में चला जाता है। ये वही डर है जो एक छोटे बच्चे को महसूस होता है जब उसे अपनी माँ कहीं दिखाई नहीं देती। ये हमारे दिमाग का अलार्म सिस्टम है। जब ये अलार्म बजता है कि मेरा पार्टनर मुझसे दूर हो रहा है, तो हम दो ही तरह से रिएक्ट करते हैं। या तो हम गुस्सा करते हैं, चिल्लाते हैं, आलोचना करते हैं ताकि पार्टनर हमारी बात सुने और पास आए, या फिर हम चुप हो जाते हैं, पीछे हटे जाते हैं, दीवार खड़ी कर लेते हैं ताकि हमें और चोट ना पहुंचे। और यहीं से शुरू होता है वो ना खत्म होने वाला ड्रामा जिसे हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं। ज़रा अपनी पिछली बहस को याद कीजिए। क्या आपको याद है कि वो किस बात पर शुरू हुई थी? शायद आप भूल गए होंगे, लेकिन आपको वो फीलिंग याद होगी। वो फीलिंग कि इस इंसान को मेरी परवाह नहीं है, या मैं इसे खुश नहीं कर पा रहा हूँ। ये किताब हमें बताती है कि हम बुरे लोग नहीं हैं और हमारा पार्टनर भी बुरा नहीं है, भले ही गुस्से में हमें वो दुश्मन लगता हो। हम बस डरे हुए लोग हैं, हम कनेक्शन खोने से डर रहे हैं। डॉक्टर जॉनसन कहती हैं कि हम अपने पार्टनर के साथ एक डांस में फंस जाते हैं। एक ऐसा डांस जहां एक पैर आगे बढ़ाता है गुस्से में और दूसरा पीछे हटता है डर में। और जितना एक पीछे हटता है, दूसरा उतना ही और गुस्सा करता है। ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसमें हम सालों साल फंसे रह सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अच्छी खबर यह है कि इस संगीत को बदला जा सकता है, इस डांस को बदला जा सकता है। होल्ड मी टाइट हमें सिखाती है कि हमें कंटेंट पर फोकस नहीं करना है, यानी किसने क्या कहा, किसने कूड़ा नहीं फेंका, बल्कि हमें इमोशन पर फोकस करना है। हमें एक दूसरे के डर को समझना होगा। सोचिए, अगर अगली बार झगड़े के बीच में आप चिल्लाने के बजाय अपने पार्टनर से ये कह सकें, मैं इसलिए गुस्सा नहीं हूं कि तुमने लेट किया, मैं इसलिए गुस्सा हूं क्योंकि जब तुम लेट होते हो तो मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं हूं, और ये ख्याल मुझे बहुत डरा देता है। सोचिए, इससे कितनी बड़ी बात बदल जाएगी। तो दोस्तों, आज का सबसे बड़ा सबक ये है, प्यार में निर्भरता कमज़ोरी नहीं है, और हमारे झगड़े नफ़रत के सबूत नहीं है, बल्कि वो संपर्क टूटने के डर का सबूत है। लेकिन सवाल यह है कि हम इस डर को पहचानें कैसे? हम उस बुरे डांस को कैसे रोकें जो हमारे रिश्ते को खोखला कर रहा है?
डॉक्टर जॉनसन ने ऐसे 3 खतरनाक डीमन डायलॉग्स बताए हैं जिनमें दुनिया का हर कपल कभी ना कभी फंसता है। अगले भाग में हम उन शैतानी संवादों यानी डीमन डायलॉग्स के बारे में बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पहचानें कि आप किस जाल में फंसे हैं और उससे बाहर कैसे निकलें। वो पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आप खुद को उसमें ज़रूर देखेंगे। तो क्या आप तैयार हैं अपने रिश्ते के विलन को पहचानने के लिए? चलिए मिलते हैं अगले भाग में। स्वागत है दोस्तों दूसरे भाग में। पिछले भाग में हमने समझा कि हम लड़ते इसलिए हैं क्योंकि हम डरे हुए होते हैं। हमें डर होता है अपना कनेक्शन खो देने का। लेकिन ये डर हमारे बीच काम कैसे करता है? ये हमारे बेडरूम में, हमारे लिविंग रूम में किस शक्ल में सामने आता है? डॉक्टर सू जॉनसन कहती हैं कि जब हमारा इमोशनल कनेक्शन खतरे में पड़ता है तो हम 3 तरह के जाल में फंसते हैं। उन्होंने इन्हें नाम दिया है डीमन डायलॉग्स यानी शैतानी संवाद। ये शब्द थोड़ा भारी लग सकता है लेकिन इसका मतलब बहुत साधारण है। ये वो नकारात्मक पैटर्न्स हैं जो हमारे प्यार को खा जाते हैं। मज़े की बात यह है कि इन पैटर्न्स में कोई भी एक इंसान विलन नहीं होता, बल्कि ये पैटर्न खुद विलन होता है। आज हम इन 3 पैटर्न्स को डिकोड करेंगे और मैं चाहता हूं कि जैसे जैसे मैं इनके बारे में बताऊं, आप अपने रिश्ते को अपनी आंखों के सामने रखें और खुद से पूछें, क्या हम यहां फंस रहे हैं? पहला शैतानी संवाद है फाइंड द बैड गाय यानी दोषी को पकड़ो। ये सबसे आम शुरुआत है। ये तब होता है जब दोनों पार्टनर खुद को बचाने के लिए सेल्फ प्रोटेक्शन में एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर देते हैं। इसका मूल मंत्र होता है, समस्या मैं नहीं हूं, समस्या तुम हो। सोचिए एक सीन, पति घर आता है, पत्नी कहती है तुम हमेशा लेट आते हो, तुम्हें घर की कोई फिक्र नहीं। पति तुरंत पलटवार करता है, और तुम हमेशा किचकिच करती रहती हो, मुझे सांस लेने का मौका भी नहीं देती। यहां क्या हो रहा है? दोनों के हाथ में एक अदृश्य बंदूक है और दोनों गोली चला रहे हैं। इस पैटर्न में कोई भी रुककर महसूस नहीं कर रहा, बस वार पर वार हो रहे हैं। उम्मीद ये होती है कि अगर मैं साबित कर दूं कि गलती तुम्हारी है तो तुम बदल जाओगे और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, हम सब जानते हैं, आलोचना से कभी प्यार पैदा नहीं होता। ये पैटर्न एक डेड एंड है। यहां कोई जीतता नहीं है, बस रिश्ता हारता है। अब आते हैं दूसरे पैटर्न पर, जो इस किताब का दिल है और दुनिया के 80% कपल्स इसी में फंसे हुए हैं। डॉक्टर जॉनसन इसे कहती हैं द प्रोटेस्ट पोल्का यानी विरोध का पोल्का। पोल्का एक तरह का डांस है। इस पैटर्न में एक पार्टनर पीछा करने वाला यानी परसुअर बन जाता है और दूसरा पीछे हटने वाला यानी विड्रॉर बन जाता है। इसे बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि यहीं सारी गलतफहमियां होती हैं। परसुअर अक्सर वो होता है जो शिकायत करता है, चिल्लाता है, बार बार सवाल पूछता है या ताने मारता है। बाहर से देखने पर लगेगा कि ये इंसान बहुत लड़ाकू है, लेकिन अंदर से वो इंसान तड़प रहा है। वो चिल्ला इसलिए रहा है क्योंकि उसे लग रहा है कि उसका पार्टनर उसे सुन नहीं रहा, उसे देख नहीं रहा। उसका गुस्सा असल में एक विरोध है, कच्चे प्यार को पाने की एक हताश कोशिश। वो कह रहा है, प्लीज़ मुझे रिस्पॉन्ड करो, मुझे दिखाओ कि मैं तुम्हारे लिए मायने रखता हूं। दूसरी तरफ है विड्रॉर। जब परसुअर चिल्लाता है या आलोचना करता है तो विड्रॉर को लगता है कि मैं कुछ भी कर लूं, मैं इसे खुश नहीं कर सकता, मैं हमेशा फेल होता हूं। खुद को इस फेलियर की फीलिंग से बचाने के लिए और झगड़े को और बढ़ने से रोकने के लिए वो चुप हो जाता है। वो कमरे से बाहर चला जाता है, टीवी देखने लगता है या अपने खोल में बंद हो जाता है। और यहाँ शुरू होता है वो खतरनाक डांस। जितना परसुअर करीब आने के लिए चिल्लाता है या आलोचना करता है, विड्रॉर उतना ही घबराकर पीछे हटता है। और जितना विड्रॉर पीछे हटता है यानी चुप होता है, परसुअर का डर उतना बढ़ता है और वो और जोर से चिल्लाता है। देख रहे हैं आप, दोनों ही अपने रिश्ते को बचाना चाहते हैं। एक चिल्लाकर कनेक्शन मांग रहा है और दूसरा चुप रहकर शांति मांग रहा है, लेकिन दोनों एक दूसरे के डर को बढ़ा रहे हैं। ये एक दलदल है। परसुअर सोचता है, इसे मेरी परवाह ही नहीं, ये पत्थर है। और विड्रॉर सोचता है, ये मुझे कभी नहीं समझेगी, बस कमियां निकालता है। दोस्तों, ये गलतफहमी रिश्तों का कैंसर है। और अगर प्रोटेस्ट पोल्का को सही समय पर ना रोका जाए तो रिश्ता तीसरे और सबसे खतरनाक स्टेज में चला जाता है, फ्रीज एंड फ्ली, जम जाओ और भागो। ये वो स्टेज है जब परसुअर भी थक जाता है, वो उम्मीद छोड़ देता है, वो चिल्लाना बंद कर देता है, लेकिन प्यार करना भी बंद कर देता है। और विड्रॉर तो पहले से ही दूर था। अब घर में झगड़े नहीं होते, अब घर में शांति है, लेकिन ये शमशान जैसी शांति है। दोनों अजनबी बन जाते हैं।
ये वो मुकाम है जहां लोग कहते हैं हम अलग हो गए, प्यार खत्म हो गया। यहां कोई इमोशन नहीं बचता, सिर्फ बचाव बचता है। ये रिश्ते की कोमा स्टेज है। तो क्या आपके रोंगटे खड़े हुए? क्या आपको इन तीनों में से कोई पैटर्न अपना सा लगा? अगर हाँ, तो घबराइए मत, ये अच्छी बात है, क्योंकि बीमारी का पता चलना ही इलाज की शुरुआत है। डॉक्टर सू जॉनसन कहती हैं कि हमें अपने नज़रिए को शिफ्ट करना होगा। अगली बार जब आप और आपका पार्टनर उस लूप में फंसें तो रुकिए, एक गहरी सांस लीजिए और ये मत सोचिए कि मेरा पार्टनर मेरा दुश्मन है, बल्कि ये सोचिए दुश्मन मेरा पार्टनर नहीं है, दुश्मन ये पैटर्न है। आपको एक टीम बनकर उस पैटर्न को हराना है। सोचिए अगर झगड़े के बीच में आप कह सकें, रुको, मुझे लगता है हम फिर से उसी पोलका में फंस रहे हैं। मैं चिल्ला रहा हूं क्योंकि मुझे डर लग रहा है, और तुम चुप हो रहे हो क्योंकि तुम्हें डर लग रहा है। चलो इस चक्र को रोकते हैं। जिस पल आप पैटर्न को नाम दे देते हैं, आप उस पैटर्न से बाहर निकल आते हैं। दोस्तों, आज हमने अपने रिश्ते के राक्षसों को पहचान लिया है। हमने ये समझ लिया है कि हम एक दूसरे से नहीं लड़ रहे, हम उस डांस में फंसे हैं जो हमें चोट पहुंचा रहा है। लेकिन एक बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। आखिर वो कौन सी बात है जो इस डांस को शुरू करती है? वो कौन सा बटन है जो दबता है और हम अचानक पागल हो जाते हैं? डॉक्टर जॉनसन इसे कहती हैं रॉ स्पॉट्स, कच्चे घाव। हम सबके अंदर कुछ ऐसे पुराने घाव हैं जिन्हें छूते ही हम तड़प उठते हैं। अगले भाग में, पार्ट 3 में, हम इन्हीं रॉ स्पॉट्स को ढूंढेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पहचानें कि आपके पार्टनर का ट्रिगर पॉइंट क्या है और आपका खुद का ट्रिगर पॉइंट क्या है, क्योंकि जब तक आप घाव को नहीं जानेंगे, आप मरहम नहीं लगा पाएंगे। तो अपने जज्बात को थाम के रखिए, क्योंकि अगला भाग बहुत गहरा और इमोशनल होने वाला है। स्वागत है दोस्तों तीसरे भाग में। अभी तक हमने देखा कि हम एक बुरे डांस में फंस जाते हैं। हमने देखा कि हम अपने पार्टनर से नहीं लड़ रहे, बल्कि हम उस पैटर्न से लड़ रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर हम उस पैटर्न में फंसते ही क्यों हैं? वो कौन सी चिंगारी है जो इस बारूद में आग लगाती है? डॉक्टर सू जॉनसन कहती हैं कि हर बड़े झगड़े की शुरुआत एक छोटे से रॉ स्पॉट यानी कच्चे घाव के दबने से होती है। इसे समझने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कि आप धूप में बहुत बुरी तरह जल गए हैं, सनबर्न हुआ है, आपकी त्वचा लाल है और बहुत नाजुक है। अब आपका पार्टनर आता है और प्यार से आपके कंधे पर हाथ रखता है। आपका रिएक्शन क्या होगा? आप दर्द से चिल्ला उठेंगे, शायद उनका हाथ झटक देंगे। अब सोचिए, क्या आपके पार्टनर का स्पर्श गलत था? नहीं, वो तो प्यार था। लेकिन आपकी त्वचा कच्ची थी, इसलिए वो प्यार भी आपको हमले जैसा लगा। रिश्तों में ठीक यही होता है। हम सबके अंदर कुछ पुराने इमोशनल घाव होते हैं, शायद बचपन से, शायद पिछले रिश्तों से। जब हमारा पार्टनर जाने अनजाने उन घावों को छू देता है, तो हम दर्द में नहीं चिल्लाते, हम गुस्से में चिल्लाते हैं, और यहीं से गलतफहमियों का सिलसिला शुरू होता है। प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी इमोशंस। इस किताब का एक बहुत ही गहरा कॉन्सेप्ट है जिसे समझना आपकी जिंदगी बदल सकता है। डॉक्टर जॉनसन कहती हैं कि हमारे इमोशंस 2 लेयर्स यानी परतों में होते हैं। सेकेंडरी इमोशन, सतही भावना, ये वो है जो हम दुनिया को दिखाते हैं, जैसे गुस्सा, चिड़चिड़ापन या पत्थर बन जाना यानी नाराजगी। ये हमारा कवच है। प्राइमरी इमोशन, मूल भावना, ये वो है जो हम सच में अंदर महसूस कर रहे होते हैं, जैसे अकेलापन, डर, शर्मिंदगी या ये महसूस करना कि मैं किसी काम का नहीं हूँ। समस्या ये है कि जब हमारी दुखती रग दबती है तो हमें महसूस तो डर या दुख होता है, लेकिन हम रिएक्ट गुस्से से करते हैं। उदाहरण के लिए, एक पत्नी अपने पति से कहती है, तुमने फिर से मेरा बर्थडे साधारण तरीके से मनाया, तुम्हें मेरी कोई कदर नहीं है। ये गुस्सा है, लेकिन उस गुस्से के नीचे उसका असली दर्द, रॉ स्पॉट, शायद ये है कि बचपन में मुझे कभी खास महसूस नहीं कराया गया, और आज जब तुम भूलते हो तो मुझे लगता है कि मैं सच में प्यार के लायक नहीं हूँ। देख रहे हैं फर्क? पति को सिर्फ आलोचना सुनाई देती है, इसलिए वो डिफेंसिव हो जाता है। अगर वो उस डर को सुन पाता तो शायद वो उसे गले लगा लेता। हमें अपने पार्टनर के गुस्से को डिकोड करना सीखना होगा। हमें ये समझना होगा कि गुस्सा सिर्फ एक पुकार है, एक सिग्नल है कि कोई बहुत डरा हुआ है। तो दोस्तों, ये रॉ स्पॉट आता कहाँ से है? ये अक्सर हमारे अतीत से जुड़ा होता है। अगर किसी को बचपन में बहुत आलोचना मिली है तो उसका रॉ स्पॉट हो सकता है फेलियर होने का डर। अगर उसका पार्टनर उसे जरा सा भी टोक दे कि तुमने सब्जी में नमक ज्यादा डाल दिया, तो वो इंसान फट पड़ेगा, क्योंकि बात नमक की नहीं है, बात उस पुराने घाव की है जो कह रहा है तुम हमेशा गलतियां करते हो, तुम बेकार हो। अगर किसी को पिछले रिश्ते में धोखा मिला है तो उसका रॉ स्पॉट हो सकता है भरोसा टूटने का डर।
अगर उसका पार्टनर फ़ोन नहीं उठाता तो उसे सामान्य चिंता नहीं होती, उसे पैनिक अटैक आ जाता है। डॉक्टर जॉनसन कहती हैं कि अगर आप अपने रिश्ते को गहरा बनाना चाहते हैं तो आपको अपने और अपने पार्टनर के इन कच्चे घावों का नक्शा बनाना होगा। चलिए इसे प्रैक्टिकल बनाते हैं। अगली बार जब आप दोनों के बीच कोई बात बिगड़े और आपको बहुत तेज गुस्सा आए या बहुत गहरा दुख हो तो रुकिए। अपने पार्टनर पर चिल्लाने से पहले खुद से एक सवाल पूछिए, इस वक्त मुझे सबसे ज़्यादा क्या महसूस हो रहा है? क्या ये गुस्सा है या ये डर है कि वो मुझे छोड़ देंगे? क्या ये चिड़चिड़ापन है या ये शर्मिंदगी है कि मैं उन्हें खुश नहीं रख पा रहा? जब आप इस गहराई में उतरते हैं तो जादू होता है। सोचिए, झगड़े के बीच में आप अपने पार्टनर से कहें, सुनो, मैं तुम पर इसलिए नहीं चिल्ला रहा कि तुमने मुझे इंतज़ार करवाया, मैं इसलिए चिल्ला रहा हूँ क्योंकि जब मैं इंतज़ार करता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं हूँ, और ये फीलिंग मुझे अंदर से तोड़ देती है। जैसे ही आप अपनी कमज़ोरी यानी वल्नरेबिलिटी दिखाते हैं, सामने वाले के पास लड़ने के लिए कोई हथियार नहीं बचता। हथियार तो गुस्से से लड़ते हैं, टूटे हुए दिल से नहीं। जब आप अपना दर्द दिखाते हैं तो आप अपने पार्टनर को दुश्मन के रोल से हटाकर मरहम लगाने वाले यानी हीलर के रोल में ले आते हैं। यही होल्ड मी टाइट का सार है। हमें एक दूसरे के कच्चे घावों को कुरेदना नहीं है, बल्कि उन्हें एक दूसरे की मदद से भरना है। लेकिन दोस्तों, मैं जानता हूं कि ये कहना आसान है और करना मुश्किल। जब झगड़ा हो रहा होता है तब इतना दिमाग कौन लगाता है, तब तो बस खून खौलता है। तो हम इसे ठीक कैसे करें? जब एक बार झगड़ा हो जाए और हम दोनों आहत हों तो हम वापस कैसे आएं? हम उस बीती हुई कड़वी बात को कैसे सुलझाएं ताकि वो भविष्य में फिर से न चुभे? डॉक्टर सू जॉनसन ने इसके लिए एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक बताई है, जिसे वो कहती हैं रिविजिटिंग अ रॉकी मोमेंट, यानी मुश्किल पल को फिर से जीना। अगले भाग यानी पार्ट 4 में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि एक बुरे झगड़े के बाद बातचीत कैसे शुरू करें, वो कौन से शब्द बोलें जो दीवार गिरा दें और पुल बना दें। अगला पार्ट बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो आपको मरम्मत करना सिखाएगा। तो क्या आप तैयार हैं अपने रिश्तों को रिपेयर करने का टूल सीखने के लिए? मिलते हैं पार्ट 4 में। नमस्ते दोस्तों, चौथे भाग में आपका स्वागत है। अब तक हमने बहुत गहरी बातें की हैं। हमने शैतानी संवादों को पहचाना, हमने अपने कच्चे घावों यानी रॉ स्पॉट्स को ढूंढा। लेकिन चलिए एक पल के लिए प्रैक्टिकल हो जाते हैं, हकीकत में आते हैं। आप कितना भी ज्ञान ले लें, कितनी भी किताबें पढ़ लें, झगड़े तो होंगे। आप इंसान हैं, कोई रोबोट नहीं। कभी ना कभी आप थकेंगे, कभी ना कभी आपका मूड खराब होगा, और कभी ना कभी वो पुराना राक्षस फिर से जागेगा और आप अपने पार्टनर पर चिल्ला देंगे या उनसे मुंह फेर लेंगे। और जब वो झगड़ा हो जाता है तो उसके बाद क्या बचता है? एक अजीब सी खामोशी, एक भारीपन, जिसे हम इमोशनल हैंगओवर कह सकते हैं। हमें लगता है यार सब खराब हो गया। लेकिन डॉक्टर सू जॉनसन कहती हैं, एक महान रिश्ता वो नहीं है जहां झगड़े नहीं होते, बल्कि वो है जहां मरम्मत बहुत मजबूत होती है। आज का ये भाग सबसे ज़रूरी है क्योंकि आज हम सीखेंगे कि उस खामोशी को कैसे तोड़ा जाए। जब नुकसान हो चुका हो तो उसे ठीक कैसे किया जाए। डॉक्टर जॉनसन इसे कहती हैं रीविजिटिंग अ रॉकी मोमेंट, यानी उस मुश्किल पल को दोबारा जीना, लेकिन इस बार लड़ने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए। दोस्तों, खिलाड़ी क्या करते हैं? जब वो कोई मैच हार जाते हैं तो वो क्या करते हैं? वो घर जाके सो नहीं जाते, वो अगले दिन उस मैच की रिकॉर्डिंग देखते हैं। वो ये नहीं देखते कि किसने गलती की ताकि उसे डांट सकें, वो ये देखते हैं कि गेम कहाँ बिगड़ा ताकि अगली बार बेहतर खेल सकें। हमें अपने झगड़ों के साथ भी यही करना है, लेकिन शर्त यह है कि जब आप उस झगड़े पर दोबारा बात करें तो दोष देने के लिए नहीं बल्कि जुड़ाव बनाने के लिए करें। इसे करने के लिए हमें अपने ईगो को दरवाजे के बाहर छोड़ना होगा। ये आसान नहीं है, इसमें बहुत हिम्मत चाहिए। चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं कि एक बुरे झगड़े के बाद बातचीत कैसे शुरू करनी चाहिए। सबसे पहले, जब गुस्सा शांत हो जाए तो पास आएं और स्वीकार करें कि हम उस पैटर्न में फंस गए थे। शुरुआत कुछ ऐसे करें, कल रात जो हुआ मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे लगता है हम दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाए। हम फिर से उसी पुराने चक्रव्यूह में फंस गए थे जहां मैं चिल्लाने लगता हूं और तुम दूर जाने लगते हो। क्या हम इस पर बात कर सकते हैं? यहां आपने किसी को विलन नहीं बनाया, आपने पैटर्न को विलन बनाया। इससे आपके पार्टनर का डिफेंस सिस्टम नीचे आ जाता है। अब आता है सबसे मुश्किल हिस्सा, सच बोलना। वो सच नहीं जो आपके दिमाग में है कि तुम गलत हो, बल्कि वो सच जो आपके दिल में है कि मैं डरा हुआ हूं। आपको अपने रॉ स्पॉट के बारे में बताना होगा। जैसे, जब तुमने कल मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया तो मुझे गुस्सा नहीं आया था,
सच तो ये है कि मैं घबरा गया था। मुझे लगा कि शायद मैं तुम्हारे लिए अब ज़रूरी नहीं रहा, और उस डर को छुपाने के लिए मैंने तुम पर गुस्सा किया। दोस्तों, इस तरह की ईमानदारी जादू की तरह काम करती है। जब आप अपने पार्टनर के सामने अपना कवच उतार देते हैं, तो वो भी अपना हथियार डाल देते हैं। गुस्सा गुस्से को पैदा करता है, लेकिन कमजोरी रहम और प्यार को पैदा करती है। अब हमें यह समझना होगा कि हमारे बर्ताव ने हमारे पार्टनर को कैसा महसूस कराया। अपने पार्टनर से पूछिए, जब मैं कल चिल्लाया तो तुम्हें कैसा लगा? और जब वो जवाब दें तो अपनी सफाई मत दीजिए। बीच में ये मत कहिए, हाँ लेकिन मैंने तो इसलिए किया। बस सुनिए। हो सकता है वो कहें, जब तुम चिल्लाते हो तो मुझे लगता है कि मैं दुनिया का सबसे बुरा इंसान हूं। मैं डर जाता हूं कि तुम मुझे छोड़ दोगे, इसलिए मैं चुप हो जाता हूं। यहां आपको कहना है, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था। मेरा डर मुझ पर हावी हो गया था और मैंने अनजाने में तुम्हें चोट पहुंचाई। देख रहे हैं आप, अब आप एक दूसरे के खिलाफ नहीं लड़ रहे। अब आप दोनों मिलकर उस डर को खत्म कर रहे हैं। सोचिए, अगर हर झगड़े का अंत ऐसे हो तो आपका रिश्ता कितना गहरा हो जाएगा। जब आप इस तरह से रिपेयर करते हैं तो वो पुराना झगड़ा एक घाव नहीं बनता, बल्कि वो एक सबक बन जाता है। वो आपको दूर करने के बजाय और करीब ले आता है। डॉक्टर जॉनसन कहती हैं कि जब पार्टनर ये देख लेता है कि मेरा साथी मेरी भावनाओं को समझता है, तो दुनिया की कोई भी ताकत उनके रिश्ते को नहीं तोड़ सकती। ये एहसास कि अगर हम गिरेंगे तो हम एक दूसरे को उठा लेंगे, यही असली सुरक्षा है। याद रखिए, माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं होता। सॉरी कहने का मतलब ये नहीं है कि आप गलत थे। इसका मतलब ये है कि आपके लिए आपकी ईगो से ज़्यादा आपका रिश्ता मायने रखता है। तो दोस्तों, आज का टास्क ये है, पिछली बार जब आपका मूड खराब हुआ था, उस पल को याद कीजिए। और हो सके तो आज ही अपने पार्टनर के पास जाइए और कहिए, मुझे लगता है उस दिन हम एक दूसरे को समझ नहीं पाए थे। क्या हम दोबारा कोशिश कर सकते हैं? लेकिन सफ़र अभी खत्म नहीं हुआ है। कभी कभी रिश्ते में सिर्फ छोटी मोटी नोक-झोंक नहीं होती, कभी कभी बहुत गहरे जख्म होते हैं। पुराने धोखे, झूठ या ऐसे पल जब हमें अपने पार्टनर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी और वो वहाँ नहीं थे। इन गहरे जख्मों को हम कैसे माफ़ करें? क्या सच में फॉरगिवनेस, माफ़ी मुमकिन है? अगले भाग पार्ट 5 में हम बात करेंगे इस किताब के सबसे इमोशनल हिस्से पर, फॉरगिविंग इंजरीज, चोटों को माफ़ करना। हम सीखेंगे कि कैसे उन कड़वी यादों के जहर को रिश्ते से बाहर निकाला जाए जो हमें आज भी चुभती हैं। तो अपने दिल को थाम कर रखिए, क्योंकि अगला भाग आपके दिल का बोझ हल्का करने वाला है। मिलते हैं पार्ट 5 में। स्वागत है दोस्तों, 5वें भाग में। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो शायद किसी भी रिश्ते का सबसे मुश्किल हिस्सा होता है। अभी तक हमने छोटी मोटी नोक-झोंक और रोज़मर्रा के झगड़ों की बात की, लेकिन उन बातों का क्या जो हमारे दिल में कांटे की तरह चुभी हुई हैं? क्या आपके रिश्ते में कोई ऐसा पल है जो शायद साल भर पहले हुआ हो या 10 साल पहले, लेकिन जब आप उसे याद करते हैं तो आज भी आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं या आज भी आपका खून खौल उठता है? शायद वो पल जब आपको अपने पार्टनर की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, जब आप बीमार थे, जब आपने किसी अपने को खोया था, या जब आप बहुत बड़ी मुसीबत में थे और ठीक उसी वक्त आपका पार्टनर वहाँ नहीं था। या तो वो फिजिकली गायब था या इमोशनली पत्थर बन गया था। डॉक्टर सू जॉनसन इसे कहती हैं अटैचमेंट इंजरी, लगाव की चोट। ये सिर्फ एक गलती नहीं होती, ये एक धोखा होता है, भरोसे का धोखा। और ये चोट समय के साथ ठीक नहीं होती। लोग कहते हैं, अरे छोड़ो ना, पुरानी बात है, वक्त सब ठीक कर देता है। दोस्तों, ये सबसे बड़ा झूठ है। वक्त जख्मों को नहीं भरता, वक्त सिर्फ उन्हें छुपाता है। और अगर किसी गहरे जख्म का इलाज न किया जाए तो वो नासूर बन जाता है, वो इन्फेक्शन बन जाता है जो पूरे रिश्ते को धीरे धीरे मार देता है। अक्सर जब कपल्स मेरे पास आते हैं तो एक पार्टनर कहता है, मैंने माफ़ी मांग तो ली, अब ये बार बार उसी बात को क्यों कुरेदते हैं? लेकिन डॉक्टर जॉनसन कहती हैं कि सॉरी बोल देना काफ़ी नहीं है। जब हड्डी टूटती है तो सिर्फ बैंडेड लगाने से काम नहीं चलता, उसे फिर से जोड़ना पड़ता है। अटैचमेंट इंजरी वो पल होता है जब हमारा दिमाग फैसला कर लेता है कि मैं इस इंसान पर कभी दोबारा पूरा भरोसा नहीं करूंगा, मैं अपनी दीवारें कभी नीचे नहीं गिराऊंगा, ताकि मुझे फिर से ये दर्द न सहना पड़े। ये एक सर्वाइवल स्ट्रैटेजी बन जाती है।
हम अपने पार्टनर के साथ रहते तो हैं, खाना खाते हैं, सोते हैं, लेकिन अपना दिल उन्हें देना बंद कर देते हैं। हम रिस्क लेना बंद कर देते हैं। तो सवाल ये है, इस टूटे हुए भरोसे को फिर से कैसे बनाया जाए? क्या सच में माफ़ करना मुमकिन है? जी हाँ, मुमकिन है, लेकिन इसका रास्ता आसान नहीं है। होल्ड मी टाइट में डॉक्टर जॉनसन ने सच्चे माफ़ीनामे के 4 स्टेप्स बताए हैं। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक रूहानी प्रक्रिया है। स्टेप 1, दर्द को जुबान देना, स्पीक द पेन। जो पार्टनर घायल है, हर्ट पार्टनर, उसे अपने दर्द को साफ शब्दों में कहना होगा। लेकिन ध्यान रहे, गुस्से में नहीं, ताने मारकर नहीं, बल्कि अपनी कमजोरी दिखाकर। बजाय ये कहने के कि तुम मतलबी हो, तुम हॉस्पिटल नहीं आए, आपको कहना होगा, उस रात जब मैं हॉस्पिटल में अकेला था, मैं बहुत डरा हुआ था। मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी, और जब तुम नहीं आए तो मुझे लगा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं हूं। वो पल मुझे आज भी अंदर से तोड़ देता है। ये इल्ज़ाम नहीं है, ये इजहार है। स्टेप 2, दर्द को महसूस करना, स्टे एंड वैलिडेट। अब दूसरे पार्टनर की बारी है, और ये सबसे मुश्किल काम है। आपको भागना नहीं है, सफाई नहीं देनी है, मैं बिजी था, ट्रैफिक था, नहीं। आपको बस वहाँ खड़े रहना है और अपने पार्टनर के दर्द को अपनी आंखों से देखना है। आपको ये महसूस करना है कि अनजाने में ही सही, लेकिन आपने उस इंसान को कितना गहरा जख्म दिया है जिसे आप प्यार करते हैं। आपको कहना है, मैं देख पा रहा हूँ कि मैंने तुम्हें कितना दर्द दिया। मुझे नहीं पता था कि तुम इतना अकेले पड़ गए थे। स्टेप 3, सच्चा अफसोस, ऑथेंटिक अपॉलॉजी। जब आप अपने पार्टनर के दर्द को सच में महसूस कर लेते हैं, तब जो सॉरी आपके दिल से निकलता है वो असली होता है। ये फॉर्मेलिटी वाला सॉरी नहीं है, ये वो माफ़ी है जो आंखों में आंसू ला देती है। मुझे माफ़ कर दो, अगर मैं वापस जा सकता तो मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आता। मैंने तुम्हें निराश किया और इसका मुझे ज़िंदगी भर अफसोस रहेगा। जब घायल पार्टनर ये देखता है कि उसका दर्द अब हमारा दर्द बन गया है, तब मरहम लगना शुरू होता है। स्टेप 4, नई कहानी लिखना। आखिरी स्टेप है उस ज़रूरत को अब पूरा करना। घायल पार्टनर अब कह सकता है कि उसे क्या चाहिए था। मुझे बस ये चाहिए था कि तुम मेरा हाथ पकड़ते और कहते कि सब ठीक हो जाएगा। और दूसरा पार्टनर अब इस पल में वो करके दिखाता है। जब ये होता है तो वो पुरानी याद अपना जहर खो देती है। वो याद रहती है, लेकिन अब वो चुभती नहीं। अब वो एक कहानी बन जाती है कि कैसे हम एक मुश्किल दौर से गुजरे और हमारा रिश्ता बच गया। दोस्तों, माफ़ करना सिर्फ दूसरे इंसान के लिए ज़रूरी नहीं है, यह आपके खुद के लिए ज़रूरी है। नाराज़गी और कड़वाहट एक भारी पत्थर की तरह है जिसे आप अपने सीने पर लेकर घूम रहे हैं। जब आप माफ़ करते हैं तो आप उस पत्थर को नीचे रख देते हैं, आप आज़ाद हो जाते हैं। डॉक्टर जॉनसन कहती हैं, फॉरगिवनेस इज़ द अल्टीमेट एक्ट ऑफ लव, यानी माफ़ी प्यार का सबसे बड़ा सबूत है। अगर आप अपने रिश्ते को जिंदा रखना चाहते हैं तो आपको अपने घर के तहखाने की सफाई करनी होगी। वहां दबे हुए उन पुराने भूतों को बाहर निकालना होगा और उन्हें प्यार की रोशनी में विदा करना होगा। ये डरावना हो सकता है, लेकिन यकीन मानिए, इसके दूसरी तरफ जो सुकून है वो दुनिया की किसी भी चीज़ से बढ़कर है। अब जब हमने पुरानी गंदगी साफ कर दी है, पुराने जख्मों पर मरहम लगा दिया है, तो अब हमारा रिश्ता तैयार है अगले लेवल पर जाने के लिए। एक ऐसा रिश्ता जहां डर नहीं है, जहां पुरानी कड़वाहट नहीं है। तो अब हम इस रिश्ते को और गहरा और भी ज़्यादा इंटीमेट कैसे बनाएं? हम शारीरिक नज़दीकी और सेक्स का इस्तेमाल सिर्फ मज़े के लिए नहीं, बल्कि रूहानी जुड़ाव के लिए कैसे करें? अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर सेक्स अच्छा है तो रिश्ता अच्छा होगा, लेकिन डॉक्टर जॉनसन कहती हैं, अगर रिश्ता अच्छा है तभी सेक्स सच में जादुई होगा। अगले और आखिरी भाग यानी पार्ट 6 में हम बात करेंगे बॉन्डिंग थ्रू सेक्स एंड टच के बारे में। हम जानेंगे कि बेडरूम की समस्याएं असल में बेडरूम की होती ही नहीं है, वो इमोशनल कनेक्शन की होती हैं। तो क्या आप तैयार हैं अपने प्यार को उसकी सबसे खूबसूरत मंजिल तक ले जाने के लिए? मिलते हैं पार्ट 6 में। दोस्तों, स्वागत है इस आखिरी और सबसे खास पड़ाव पर। हमने लड़ाई झगड़ों की बात की, हमने पुराने घावों की बात की और हमने माफ़ी की बात की। अब हमारा घर साफ हो चुका है, दीवारें गिर चुकी हैं, तो अब सवाल आता है उस जगह का जिसे हम बेडरूम कहते हैं। आज हम बात करेंगे सेक्स एंड टच के बारे में। हमारी दुनिया में एक बहुत बड़ा झूठ फैला हुआ है। मैगज़ीन्स, फिल्में और दोस्त अक्सर कहते हैं कि अगर तुम्हारे रिश्ते में स्पार्क खत्म हो गया है तो बेडरूम में कुछ नया करो, कुछ मसालेदार करो, रिश्ता अपने आप ठीक हो जाएगा। यानी लोग कहते हैं सेक्स ठीक कर लो, प्यार ठीक हो जाएगा। लेकिन डॉक्टर सू जॉनसन कहती हैं ये बकवास है। सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। प्यार यानी कनेक्शन ठीक कर लो,
सेक्स अपने आप जादुई हो जाएगा। जब तक आप अपने पार्टनर के साथ इमोशनली सुरक्षित महसूस नहीं करते, तब तक शारीरिक नज़दीकी सिर्फ एक काम या ड्यूटी बनकर रह जाती है, और कोई भी इंसान ड्यूटी से प्यार नहीं करता। द साइंस ऑफ टच। सबसे पहले हमें स्पर्श की ताकत को समझना होगा। क्या आप जानते हैं कि जब आप अपने पार्टनर का हाथ पकड़ते हैं या उन्हें गले लगाते हैं तो आपके दिमाग में क्या होता है? आपके दिमाग में ऑक्सीटोसिन नाम का एक हार्मोन रिलीज होता है। इसे कडल हार्मोन भी कहते हैं। ये हार्मोन सिर्फ आपको अच्छा महसूस नहीं कराता, बल्कि ये आपके दिमाग के डर वाले हिस्से यानी अमिगडला को शांत कर देता है। याद कीजिए, जब एक बच्चा डरता है तो वो माँ की गोद में भागता है, और माँ के गले लगते ही उसका डर गायब हो जाता है। हम बड़े हो गए हैं, लेकिन हमारा दिमाग बदला नहीं है। हमें आज भी उस सुरक्षित आलिंगन यानी सेफ एम्ब्रेस की ज़रूरत है। डॉक्टर जॉनसन कहती हैं कि सेक्स सिर्फ शारीरिक ज़रूरत नहीं है, ये अटैचमेंट बिहेवियर है। ये कहने का एक तरीका है कि मैं तुम्हारा हूं और तुम मेरे हो। 3 टाइप्स ऑफ सेक्स। लेकिन जब रिश्ता खराब होता है तो बेडरूम में 3 तरह की चीज़ें होती हैं। डॉक्टर जॉनसन ने इसे बहुत अच्छे से समझाया है। सील्ड ऑफ सेक्स, बंद सेक्स। यहाँ हम अपनी भावनाओं को स्विच ऑफ कर देते हैं। हम सेक्स करते हैं सिर्फ शारीरिक संतुष्टि के लिए। इसमें कोई जुड़ाव नहीं होता, ये मैकेनिकल होता है। ये 2 अजनबियों के मिलने जैसा है। सॉलिड सेक्स, सांत्वना वाला सेक्स। ये अक्सर तब होता है जब एक पार्टनर परस्यूअर को एंग्जाइटी होती है। वो सेक्स की मांग करता है, ना कि मज़े के लिए, बल्कि ये सबूत पाने के लिए कि तुम मुझे प्यार करते हो। उसे लगता है कि अगर सेक्स हुआ तो इसका मतलब हम ठीक हैं। सिंक्रमी सेक्स, सिंक्रनी सेक्स। और ये वो मंजिल है जहां हमें पहुंचना है। ये वो सेक्स है जहां इमोशनल और फिजिकल दोनों जुड़ाव होते हैं। यहां आप सिर्फ कपड़े नहीं उतारते, बल्कि आप अपने डर और शर्म भी उतार देते हैं। आप एक दूसरे की आंखों में देख सकते हैं, हंस सकते हैं, बातें कर सकते हैं। ये एक खेल की तरह है, एक डांस की तरह है। डॉक्टर जॉनसन कहती हैं, सबसे बेहतरीन सेक्स वो नहीं है जहां टेक्निक परफेक्ट है, बल्कि वो है जहां सुरक्षा परफेक्ट है। जब आप जानते हैं कि आपका पार्टनर आपको जज नहीं करेगा, तभी आप खुलकर जी पाते हैं। अक्सर बेडरूम में भी वही शैतानी डांस यानी प्रोटेस्ट पोल शुरू हो जाता है, जिसकी बात हमने पार्ट 2 में की थी। एक पार्टनर, अक्सर पुरुष, शिकायत करता है, हम अब कभी करीब नहीं आते, तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट नहीं है। ये परस्यूअर है। और दूसरा पार्टनर, अक्सर महिला, सोचती हैं, इन्हें बस सेक्स चाहिए, इन्हें मेरी भावनाओं की कोई कद्र नहीं है, और वो पीछे हट जाती है, विड्रॉअर। जितना वो मांगता है उतना वो दूर होती है। इसका हल क्या है? हल ये है कि सेक्स के बारे में बात बेडरूम के बाहर की जाए। आपको एक दूसरे से कहना होगा, मुझे सेक्स की ज़रूरत सिर्फ शरीर के लिए नहीं, मुझे इसकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि जब हम करीब होते हैं तो मुझे महसूस होता है कि तुम मेरे हो। मुझे वो अपनापन चाहिए। जब आप ज़रूरत को प्यार की भाषा में समझाते हैं तो दबाव खत्म हो जाता है और इच्छा वापस आ जाती है। तो दोस्तों, अब हम इस किताब के अंत पर हैं। अगर आप मुझसे पूछें कि पूरी किताब का निचोड़ क्या है, हम इसे याद कैसे रखें, तो डॉक्टर सू जॉनसन ने इसके लिए एक बहुत ही आसान मंत्र दिया है, ARE। प्यार का मतलब है, आर यू देयर फॉर मी? क्या तुम मेरे लिए मौजूद हो? एक्सेसिबल, सुलभ, क्या मैं तुम तक पहुंच सकता हूं? अगर मैं बुलाऊं तो क्या तुम सुनोगे? इसका मतलब है दीवारें ना बनाना, खुले रहना। आर, रिस्पॉन्सिव, प्रतिक्रियाशील, जब मैं अपना डर या ज़रूरत बताऊं तो क्या तुम रिस्पॉन्ड करोगे? क्या तुम मुझे सहारा दोगे या मुझे इग्नोर कर दोगे? ई, एंगेज्ड, जुड़ा हुआ, क्या तुम मुझे अपनी इज्जत देते हो? क्या मैं तुम्हारे लिए मायने रखता हूं? हर रोज, हर झगड़े में, हर बातचीत में खुद से पूछिए, क्या मैं अपने पार्टनर के लिए ARE हूं? दोस्तों, होल्ड मी टाइट हमें सिखाती है कि प्यार कोई लॉटरी नहीं है जो कुछ किस्मत वालों को मिलती है, और ना ही प्यार कोई ऐसा जादू है जो एक बार हो गया तो हमेशा रहेगा। प्यार एक स्किल है, ये एक कौशल है। जैसे आप तैरना सीखते हैं, गाड़ी चलाना सीखते हैं, वैसे ही प्यार करना भी सीखा जाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि हीरो वो है जो पहाड़ तोड़ दे या जंग जीत ले, लेकिन असली हीरो वो है जो अपने पार्टनर के सामने खड़े होकर कह सके कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मैं डरता हूं तुम्हें खोने से, माफ़ करना मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई। ये कहना दुनिया का सबसे बहादुरी वाला काम है। आज जब आप यहाँ से जाएं या इस ऑडियो को बंद करें तो मेरी एक बात याद रखिएगा, आपका रिश्ता सिर्फ आपका नहीं है, ये वो हवा है जिसमें आपके बच्चे सांस लेते हैं।
अगर आप दोनों के बीच प्यार और सुरक्षा है तो आपके बच्चे एक मजबूत इंसान बनेंगे। आप दुनिया को एक बेहतर समाज दे रहे हैं। तो जाइए और आज अपने पार्टनर को सिर्फ हेलो मत बोलिए, उनकी आंखों में देखिए और उन्हें वो होल्ड मी टाइट वाला एहसास दीजिए। उन्हें कस के गले लगाइए और महसूस कराइए कि इस पूरी दुनिया में वो अकेले नहीं हैं, आप उनके साथ हैं। क्योंकि अंत में हम सब यही तो चाहते हैं कि कोई हमें थामे रखे और हमें कभी गिरने न दे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, मेरी बातों को इतने ध्यान और प्यार से सुनने के लिए। उम्मीद है ये किताब और ये समरी आपकी ज़िंदगी में प्यार की एक नई रोशनी लेकर आएगी। खुश रहिए, प्यार बांटते रहिए और एक दूसरे को कस कर थामे रहिए। धन्यवाद।